साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स कोरोना काल के बाद से लगातार चेंज होती जा रही है और इस बदलते वैश्विक राजनीति में रूस आने वाले समय में किस दिशा में बढ़ सकता है। साथियों, रशिया अपने आप में एक सुपर पावर के तौर पर रहा है और आज भी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से रशिया को एक सुपर पावर के नजरिए से देखा जाता है। और कोरोना काल के बाद से स्पेशली लगातार आर्थिक नीतियों में और विदेश नीतियों में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भविष्य में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। तो इसी बीच हम समझते हैं कि रूस कहां खड़ा है। हम शुरुआत करते हैं रूस के कुछ गतिविधियों की 2014 से। 2014 के अंदर जब क्रीमिया क्राइसिस हुआ था, उस क्रीमिया क्राइसिस ने एक नए तरह के कॉन्फ्लिक्ट को यूक्रेन के अंदर जन्म दिया था। क्रीमिया का जो पूरा पेनिनसुला है वो यूक्रेन का हिस्सा है, जिसको 2014 के अंदर रशिया ने मिलिट्री एक्शन लेके अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद से लगातार रशिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा और इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिला जो G8 होता था, G8 कंट्रीज का जो ग्रुप था, क्रीमिया क्राइसिस के बाद से रशिया को उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और वो G7 कंट्रीज का ग्रुप बनकर रह गया। तो ये कुछ एक्टिविटीज 2014 में हुई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से अमेरिका हमेशा रशिया को अपने थ्रेट के रूप में देखता चला गया और उसने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस इंपोज करने स्टार्ट कर दिए, तो इस पूरे सिनेरियो की वजह से क्रीमिया क्राइसिस में की वजह से G8 से बाहर होना और उसके बाद अमेरिका के सैंक्शन लग जाना, काट्स्का एक्ट जिसको बोला जाता है अमेरिका में, उसके तहत रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाना, जिसकी वजह से रशिया को आर्थिक रूप से भारी नुकसान होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब कोरोना काल आया तो जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, तो जो देश पहले से आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सेटबैक झेल रहे थे, एक कमजोर स्थिति में जा रहे थे, उन्होंने एक ज्यादा डबल तरीके से उनको हैम्पर किया। यानी कि कोरोना आने की वजह से रशिया जैसे देशों को आर्थिक रूप से दोहरी मार पड़ी, जिसकी वजह से आज के समय में रशिया उन कंट्रीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होने लगा जो सैंक्शंस के बाद भी रशिया के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज रही थी। तो इसके रिजल्ट में मुख्य रूप से चाइना की दिशा में रशिया बढ़ने लगा। तो चाइना और रशिया के रिलेशन में जो क्लोजनेस आई है, जो करीबी आई है, उसका एक मुख्य कारण यह रहा है कि जो वेस्ट है, वेस्ट ने लगातार रशिया को एक थ्रेट के रूप में देखा, जिसकी वजह से रशिया लगातार चाइना की तरफ इंक्लाइन होता चला गया। और इसी बीच अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर फिर से अटैक कर सकता है। और इसमें बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी इस चीज से आ जाती है कि जो बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है, उस पर रशिया ने 1200 टैंक और 1 लाख अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर फिर से अटैक करना चाहता क्यों है। तो रिसेंटली हुआ क्या कि 1991 में जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, तो उसकी जब एनिवर्सरी अभी मनाई गई, उस एनिवर्सरी के रूप में जो रशिया की हॉकी टीम है उसको रशिया ने यूएसएसआर की जर्सी पहनाकर हॉकी का मैच खिलाया। तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल देने की कोशिश की गई कि जो रशिया है वो चाहता है कि फिर से यूएसएसआर को एस्टैब्लिश किया जाए। कहीं ना कहीं रीएमर्जेंस ऑफ यूएसएसआर का जो ख्वाब है रशिया, उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहता है। तो अब इसमें सवाल सबसे पहले यही उठता है कि अगर मान लो इस दिशा में रशिया बढ़ना भी चाहता है तो यूक्रेन को ही पहले क्यों चुना गया। क्योंकि आज के समय में जो बेलारूस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रो रशिया है और आने वाले 7 से 8 साल के अंदर ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा है कि बेलारूस जो है वो कंप्लीटली रशिया के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो अगर कल को बेलारूस रशिया के अंदर मर्ज हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेपिंग स्टोन होगा रशिया के लिए यूएसएसआर को रिवाइव करने के लिए। अब उसके बाद सवाल आता है यूक्रेन का। तो यूक्रेन को एक टारगेट के रूप में रशिया ने सबसे पहले इसलिए रखा है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है। और जिस तरह से आर्मी को रशिया ने वहां पर डिप्लॉय कर दिया है, वो नेटो कंट्रीज को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या एक्शन और क्या स्टेप आने वाले समय में रशिया लेने वाला है। और जिसकी वजह से रशिया और नेटो के बीच
जो क्योस है, जो वर्ड वॉर है, जो शब्दों की लड़ाई है, जो शब्दों का युद्ध है, वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसको लेकर रशिया खुले तौर पर नेटो कंट्रीज को ये बोल रहा है कि इस इशू के ऊपर जो कंडीशंस हम आपको बता रहे हैं आपको वो माननी होंगी। जिसकी प्रतिक्रिया के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी खुले तौर पर यह कह दिया है कि कल को अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक भी कर देता है तो यूएस अपनी आर्मी को वहां पर नहीं भेजेगा। तो अब इस पूरे घटनाक्रम से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जिस पर हम प्रकाश डालने की, एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये है कि अगर कल को रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है तो पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि नेटो कंट्रीज जो है वो यूक्रेन के साथ नहीं खड़ी होंगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है और वो यूक्रेन का साथ नहीं देती हैं तो संभावना यही है कि यूक्रेन दो हिस्सों में टूट जाएगा और एक बड़े हिस्से को रशिया अपने साथ अटैच कर लेगा, अपने में मर्ज कर लेगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कहीं ना कहीं ये रशिया को एक मोरल बूस्ट देगा यूएसएसआर को रिवाइव करने के लिए। और अगर रशिया को एक मोरल बूस्ट मिलता है यूएसएसआर को रिवाइव करने के लिए तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न खड़े कर देता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर भी, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का आज के समय में फिर से यूएसएसआर को रिवाइव करने का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि वो फिर से यूएसएसआर का हिस्सा नहीं बनना चाहती। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती हैं, लेकिन बार बार रशिया की तरफ से ये कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि जिस दिन इन सभी देशों को रीयूनिफिकेशन यानी यूएसएसआर का रीयूनिफिकेशन करने के फायदे समझ आ जाएंगे उस दिन ये यूनाइट हो जाएंगी। तो इस पूरी स्थिति के अंदर जिस तरह से यूएसएसआर बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया, ये पूरे रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी को लेके बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अमेरिका के जो बार बार सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं उनकी वजह से जो चाइना की तरफ रशिया का इंक्लिनेशन हुआ है वो पूरे एशिया के लिए एक आने वाले समय कंसर्न के रूप में खड़ा हो सकता है, क्योंकि चाइना एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और रशिया और चाइना की जो क्लोजनेस है वो हमें कुछ दिन पहले भी देखने को मिली थी, जब रशिया और चाइना की जो शिप्स हैं उन्होंने जापान के सेंकाकू आइलैंड के पास से क्रॉस किया था और वो नेवल शिप्स थी। तो कहीं ना कहीं जो ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है वो एशिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।